गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संयोगिता यादव। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस केमिस्ट्री बाय संयोगिता मैम में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन उसको आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टॉपिक इज़ द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बॉन्ड जो बना है, बॉन्डिंग मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कि ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्ट ने कई प्रकार के थ्योरीज दी। उसमें से जो सबसे पहली थ्योरी आती है, सबसे पहली थ्योरी वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। उसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थर्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अपन पहली थ्योरी डिस्कस करते हैं, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी पर जाने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए थ्योरी पर चलते हैं। वर्नर थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी थी वर्नर्स थ्योरी, वर्नर साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी 1893 में। बाद में इनके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, इसलिए इसे फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने जस्ट एक इनिशिएटिव आइडिया दिया था, क्योंकि ये जो थ्योरी थी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई थी। इन्होंने जस्ट एक इनिशिएटिव आइडिया बताया था क्या कि मेटल की दो टाइप की वैलेंसी होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। इन दो वैलेंसी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल प्रेजेंट होती है, मेटल, उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इसको भी उन्होंने डिफाइन किया था। सपोज एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है COCl3.6NH3, इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा CONH3 ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो मेटल आयन है इसकी दो टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा आयनाइजेबल होती है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने डिफाइन किया कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होता है, ये मेटल, ये तो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन है, जस्ट एक आयनिक इंटरेक्शन हो गया ये। तो आयनिक इंटरेक्शन है तो आयन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको कहते हैं आयनाइजेबल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो होती है नॉन आयनाइजेबल। इट मीन्स जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर की ओर प्रेजेंट होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी डिटरमाइंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन एंड सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। प्राइमरी वैलेंसी डिटरमाइंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। समझ लीजिए कैसे, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इसी से इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ COCl3 क्लोराइड 3 है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर 3, और ये आयन है Cl3, जिसके साथ में मैंने कहा ये आयनिक इंटरेक्शन है, तो ये भी 3 पॉजिटिव, तो ये क्या है +3। ठीक है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या हो गई है, प्राइमरी वैलेंसी determines the oxidation state of metal ion and secondary valency, second point हो गया है, secondary valency determines the coordination number of metal ion। मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी का फॉर्मेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये क्या हो गया इसका सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, secondary valency non-ionizable, primary valency determines the oxidation state of metal, secondary valency determines the coordination number of metal ion,
प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय द थिक लाइन दैट इज एन एरो, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ये एरो होगा, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन दैट इज एन एरो, ठीक है। अगला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी नॉट एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी शेप में ये पार्टिसिपेट, काउंटर आयन है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, शेप इसी से बनती है उसकी, ठीक है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, बट द सेकेंडरी वैलेंसी इज एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। वो शेप का फॉर्मेशन, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, इसलिए क्या बताती है, वो शेप को भी बताती है, ठीक है। अगला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। चूंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दैट इज डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसी नॉट डायरेक्शनल, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज द डायरेक्शनल। क्लियर हो गया। तो ये 5 पॉइंट उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में एक्सप्लेन किए थे, बताए थे, और इन पॉइंट्स को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था, प्रूव भी किया था, किससे, एक एक्सपेरिमेंट से, कि प्राइमरी वैलेंसी, सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा है कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन आयनाइजेबल और आयनाइजेबल। इस टर्म को उन्होंने प्रूव भी किया था एक एक्सपेरिमेंट से। कैसे? मैं एक्सपेरिमेंट से आपको बताती हूँ कि प्राइमरी आयनाइजेबल है और सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल है। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपने ऊपर लिखा है, CONS3 मॉलिक्यूलर कंपाउंड है COCl3 NH3 होल 6। इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना CONH3 होल 6 Cl3। अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिएक्शन हम AgNO3 से करवाते हैं तो ये 3 मोल AgNO3 के यूज़ करता है और उससे 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट, कंपाउंड लिया COCl3 5NH3, इससे कंपाउंड बनाइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 होल 5 Cl Cl2। इसकी रिएक्शन अगर AgNO3 से करवाते हैं तो ये केवल 2 मोल यहाँ इसने यूज़ में लिए हैं, 3 मोल, और यहाँ इसने 2 मोल AgNO3 के यूज़ करता है। और 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट। अगला पॉइंट, कंपाउंड COCl3.4NH3 से बनेगा CONH3 होल 4 Cl2 Cl प्लस AgNO3। ये केवल 1 मोल AgNO3 का यूज़ करता है और उससे एक मोल AgCl प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अगला कंपाउंड COCl3 3NH3 से कंपाउंड बनेगा CONH3 होल थ्राइस Cl3। इसकी अगर रिएक्शन हम AgNO3 से करवाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता है, इसकी रिएक्शन नहीं होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करते हैं, यहाँ इसने 3 मोल AgNO3 का यूज़ किया, 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बनाया। यहाँ इसने 2 मोल AgNO3 का यूज़ करके 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बनाया। यहाँ केवल 1 मोल AgNO3 और यहाँ इसकी रिएक्शन ही नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इन सभी कंपाउंड्स में अलग अलग नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें जो आयन बन रहे हैं वो 3 आयन बन रहे हैं, क्लोराइड आयन,
यहाँ जो नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस है वो 2 है, यहाँ जो नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस है वो 1 है, क्योंकि क्लोराइड आयन ही AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, बाकी तो कॉम्प्लेक्स आयन तो करेगा नहीं। और यहाँ क्लोराइड आइंस की संख्या 0 है, बन ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 क्लोराइड आयन बाहर की ओर प्रेजेंट हैं, ये तीनों आयनाइज हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ये 3 क्लोराइड आयन AgNO3 के साथ रिएक्शन करके 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। यहाँ 2 क्लोराइड आयन ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की ओर प्रेजेंट है, तो ये दोनों आयनाइज होकर के केवल 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। यहाँ केवल 1 क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर प्रेजेंट है, केवल 1 AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl प्रेसिपिटेट बना रहा है। और इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की ओर कोई क्लोराइड आयन नहीं है, सारे क्लोराइड आयन अंदर की ओर सेकेंडरी वैलेंसी की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जो कि आयोनाइज नहीं हुए हैं। तो क्लोराइड आयन बाहर नहीं है, मतलब आयोनाइजेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर की ओर प्रेजेंट होती है, आयोनाइजेबल फील्ड का फॉर्मेशन करती है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अंदर की ओर प्रेजेंट होती है, मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है और ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, प्रूव हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव किया ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इन कंपाउंड्स की मोलर कंडक्टिविटी को चेक करें, ये तो जस्ट एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया मैंने, लेकिन इन्हीं कंपाउंड के सॉल्यूशन की अगर कंडक्टिविटी को चेक किया जाता है तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा इस सॉल्यूशन की होती है, फिर इस सॉल्यूशन की, फिर इसकी, और इसको 0 होती है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ नंबर ऑफ आयन्स सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ नंबर ऑफ आयन उससे कम हुए, फिर कम हुए और फिर 0 हो गए हैं। इसलिए नंबर ऑफ आयन जैसे जैसे कम होते जाते हैं वैसे वैसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाती है, जो प्रूव करती है कि नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स कितने फॉर्म हो गए हैं, 4, 3 क्लोराइड और 1 पॉजिटिव ये हो गया, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0। तो जैसे नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये कंडक्टिविटी डिक्रीज होना प्रूव करता है नंबर ऑफ आयन्स को डिक्रीज होना, और नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज होना प्रूव करता है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल, और सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल। क्योंकि जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे क्लोराइड आयन अंदर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, नॉन आयनाइजेबल फील्ड में जा रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी की फॉर्म में जा रहा है, इसलिए प्राइमरी आयनाइजेबल हो गई है और सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल। ये थी अपनी वर्नर थ्योरी। ठीक है, इसके बाद में आती है वर्नर थ्योरी के बाद में आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अभी तो आपके सिलेबस में है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, और उसके आगे अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।